प्यारे छात्रों, नमस्कार। ऑनलाइन एकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग कक्षा 10 की भूगोल किताब का चैप्टर 2 करेंगे, वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वन और वन्यजीव संसाधन क्या है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था संसाधन और विकास में कि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से संसाधन हैं, मिट्टी संसाधन, भूमि संसाधन, इनका अध्ययन किया था। तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर वन संसाधन और वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अपने आसपास अगर नज़र घुमा के देखें तो हमें बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के और हाथी जैसे बहुत बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु दिखाई दे जाते हैं। तो ये सब क्या है? यही तो जैव विविधता है। जैव विविधता और कुछ नहीं बल्कि एक छोटी सी चींटी से लेकर के और विशाल व्हेल और हाथी जैसे विशालकाय जानवरों के बीच जो कड़ी है, छोटे से लेकर बड़ी तक की, यही सब जैव विविधता है। और ये सब जैव विविधता मिल करके जब मानव उसमें अपना जो है हस्तक्षेप करता है तो एक सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात यानी फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ेंगे। क्या है फ्लोरा और फौना? तो फ्लोरा एंड फौना जो वनस्पति जात और प्राणी जात मिल करके जैव विविधता का निर्माण करते हैं। कुछ अनुमान कहते हैं कि भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या है कि मानवीय गतिविधियों के कारण हमारे वनस्पति जात, वन्य जात और जैव जाति, इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे कि चीता है, गुलाबी सिर वाले बतख हैं, पहाड़ी कोयल है, ये सब जो है नुकसान के कगार पे हैं, इनका खात्मा होने के कगार पे हैं ये। तो इनके ख़त्म होने के कगार पर जो ये प्राणी जात हैं, वनस्पति जात हैं, तो IUCN जो है एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है, एक IUCN। इसने जो है इन जातियों को कुछ कैटेगरी में बांटा है, जिसमें एक सामान्य जाति है। ये जातियाँ जिनके जीवित रहने के लिए सामान्य संख्या है इनकी, ये सामान्य जातियों में जो अभी इनकी जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं, इनके ख़त्म होने का अभी कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। जैसे कि पशु हैं, साल है और चीड़ है, इसमें जो है कुछ रोडेंट्स हैं, कृंतक हैं, तो ये सब हैं अभी सामान्य जातियों की श्रेणी में आती हैं। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जो जातियाँ हैं जो लुप्त होने का खतरा है, इनका लुप्त होने का खतरा ज़्यादा है। जैसे काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूँछ वाला बंदर है, मणिपुरी हिरण है, ये संगाई जिसको कहते हैं। जिन कारणों से इनकी संख्या कम हुई है, अगर वो जारी रहा तो इनका जीवित रहना कठिन है। मतलब जो परिस्थितियां रही हैं इनके ख़त्म होने में, अगर वो परिस्थितियां लगातार जारी रहीं तो ये संकटग्रस्त प्रजातियां भी जो है ये संकट से निकल करके और ये दुर्लभ और लुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट कैटेगरी जो बांटा है वो संकटग्रस्त जातियों में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये काला हिरन है, संकटग्रस्त जाति में मगरमच्छ है, जंगली गधा है और ये है पूँछ वाला बंदर है। तो इस तरीके से ये कुछ संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं। और दूसरा है सुवेद्य जातियाँ। सुवेद्य जातियाँ यानी वल्नरेबल जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, लगातार इनकी संख्या घटती चली जा रही है। यदि यही जो घटने की जो इनकी परिस्थितियां हैं, अगर ये परिस्थितियां यही बनी रहीं, इनको बदला नहीं गया तो इनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे ये संकटग्रस्त जातियों में ये भी शामिल हो जाएंगे। इनमें जो है नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, डॉल्फिन है, ये है नीली भेड़, डॉल्फिन है, एशियाई हाथी है, ये सब जो है इसके अंतर्गत आती हैं सुवेद्य जातियों में। दूसरा नेक्स्ट चौथा है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है, ये संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं। दुर्लभ जातियाँ जो है संकटग्रस्त श्रेणी में आ सकती हैं अगर इसी तरीके से इनका भी जो है समस्या बनी रही तो।
नेक्स्ट है स्थानिक जातियाँ, विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। स्थानिक जैसे जो इनकी जो भौगोलिक सीमाएं होती हैं, विशिष्ट भौगोलिक सीमाएं होती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे अंडमान निकोबार में पाई जाने उनकी भौगोलिक सीमाएं अलग हैं, तो वहाँ पर निकोबारी कबूतर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अंडमानी सूअर हैं, जंगली सूअर पाए जाते हैं, वहाँ पर अंडमानी टील पाए जाते हैं। तो ये कुछ जो है स्थानिक जातियाँ हैं। लुप्त जातियाँ, ये वो जातियाँ हैं जिनका जो है अब आवास इनका खोजना मुश्किल है। अब ये पृथ्वी पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं, एकदम गायब हो गए हैं, खोजने पर भी नहीं मिलते हैं। जैसे कि ये गुलाबी सिर वाली बत्तख है, इसका सिर देख रहे हो गुलाबी है, और एशियाई चीता है, ये सब जो है लुप्त हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये हमने देखा इसमें कि किस तरीके से IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने जो है किस प्रकार से इनको जो है सामान्य जातियों में, संकटग्रस्त जातियों में, सुवेद जातियों में, दुर्लभ जातियों में, स्थानिक और लुप्त जातियों में, इस तरीके से इनको 6 कैटेगरी में बांटा। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो वन है, वन को नुकसान जो पहुंचाने वाले क्या कारक हैं, मनुष्य किस तरीके से वनों को नुकसान पहुंचाता जा रहा है, तो उसको हम देखेंगे। पहली कैटेगरी हम ये बांट सकते हैं, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं के रूप में जो है वनों के पदार्थों का, यानी कि उसके जो उत्पाद हैं, वन उत्पाद हैं उनका, वो अपनी जीवन की वस्तुओं की उपयोगिता के रूप में उसका उपयोग करता है, अपने जीवनी उपयोग वस्तुओं में उसका प्रयोग करता है। तो जैसे कि लकड़ी है ईंधन के लिए, या फिर मकान बनाने के लिए, पत्ते हैं उसके, रबड़ का प्रयोग दवाइयों का प्रयोग करता है, भोजन है, ईंधन है, चारा है, इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है वनों से प्राप्त उत्पादों से वो करता है। और एक कारण, सबसे बड़ा जो कारण रहा है यहाँ पर, औपनिवेशिक काल में बहुत बड़ी मात्रा में वनों का कटाव किया था। जब अंग्रेज भारत में आए थे, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद में साम्राज्यवाद को जब बढ़ावा मिला, तो यूरोपियन जब भारत आने लगे तो उनमें सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल, जो सबसे ज़्यादा फोर्सेबल जो यूरोपियंस थे वो अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ आकर के यहाँ पर जब बस गए तो उन्होंने यहाँ पर, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार था, तो उसको पूरा कवर करने के लिए उन लोगों ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। और रेलवे लाइन बिछाने की जो है कड़ी में उन्होंने जंगलों को साफ़ किया, क्योंकि बहुत भारत जो है एक पूरे विश्व में जो है जंगलों की बहुत बड़े जो है उसके रूप में जाना जाता था। आज भी जो है जंगल है भारत में, लेकिन उसके जो हमारे यहाँ वन अधिनियम है उसकी अपेक्षा 33% नहीं है, कम है। तो उस समय बहुत ज़्यादा था जंगल। तो अंग्रेज़ों को तो भारत की धरती से कोई लगाव था नहीं, उन्होंने जंगल को साफ़ किया और उसे जो है रेलवे लाइन बिछाया, उसमें से बनाया, पटरियों का जो है स्लीपर्स का निर्माण किया उससे, और जंगलों को साफ़ करके जो है खेती के लिए उसको उपयोगी बनाया। तो इस तरीके से बहुत भारी मात्रा में जंगलों का विनाश हुआ। और कुछ झूम कृषि के कारण भी वनों का विनाश होता है। झूम कृषि ऐसी कृषि होती है, स्लैश एंड बर्न खेती कहते हैं। तो इसमें खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में जो है हमारे देखने को मिलता है। असम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, इन पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि जो है होती है। यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर की जो जनजातियाँ हैं वो जंगलों को जला करके और फिर उसे साफ करके खेती करते हैं, 5, 7, 10 साल करते हैं, फिर दोबारा जो है वो उसकी उर्वरता शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, नए जंगलों को काटते हैं और उसे जो है कृषि के लायक बनाते हैं। तो इस तरीके से इससे भी बहुत जंगलों का विनाश हुआ है। और नदी घाटी परियोजनाओं के कारण भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो जंगल काटे गए हैं। जब हमारे यहाँ आज़ादी के बाद भारत में ये देखा गया, नेहरू सरकार ने ये देखा कि जो है हमारे यहाँ जो विकास की परियोजनाएं अगर बनानी है तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है विद्युत उत्पादन के लिए। तो नेहरू जी ने जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण शुरू करवाया। तो उसकी वजह से जो है जंगली एरिया बहुत ख़त्म हुए। इसके अलावा खनन भी एक बहुत बड़ा कारण है। खनन यानी माइनिंग में, खनन में क्या होता है कि जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है प्राकृतिक संसाधनों का धरातल से
खुदाई करके निकाला जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन भी जो है जंगली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो जंगलों का पहले वहाँ पर कटाई की जाती है जंगलों की। तो ये इस तरीके से वनों का विनाश हुआ है। अब जैव विविधता कम करने वाले कुछ कारक हैं, देख लेते हैं। इसमें आवास का विनाश, ये हम यहाँ लिखना भूल गए थे, तो सबसे पहले नंबर पर है आवास का विनाश। फिर जानवरों को मारना या शिकार करना, यानी आवास का विनाश। जैसे हमारा आवास होता है ना, हम मनुष्य जो है कंक्रीट के जंगलों में रहता है। कंक्रीट के जंगल बोले तो जो हम अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो ये हमारे कंक्रीटी जंगल है जिसमें हम लोग रहते हैं। इसी प्रकार से जानवर हैं, जीव जंतु हैं, जो वो जंगलों में रहते हैं, तो उनके जंगल को हमने काट दिया है। तो जब वहाँ से जीव जंतु और जो है कीट पतंगे उनका आवास हमने नष्ट कर दिया है, तो वो जो है नष्ट करने के कारण जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। अब उनका आवास जो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ रहना उनको है, तो वो रह नहीं पाएंगे अपने क्षेत्र में। या फिर आपने देखा होगा जो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो जंगल में रह रहे थे, लेकिन जंगल जब ख़त्म हो गए तो वो शहरों की तरफ भागने लगे। अभी आपने न्यूज़पेपर में अक्सर सुना करते हैं कि कभी कहीं पे चीता घुसा है शहर में, तो कहीं सियार घुस रहे हैं, कहीं पे जो है। और बंदरों का तो बहुत बड़ा प्रकोप है, क्योंकि बंदर भी जंगल में रहा करते थे, लेकिन जंगलों का हमने विनाश किया, तो बंदर भी आज जो है हमारे शहरों में, घरों में घुस रहे हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण भी जैव विविधता को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जंगलों में आग लगती है, आग दो प्राकृतिक और कृत्रिम दो तरीके से जंगलों में आग लगती है। प्राकृतिक तरीके से जंगलों में आग जो है खास करके विषुवतरेखीय क्षेत्र में लगती है। जो घने वन के क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, वहाँ पर जो है अक्सर जो सूखी पत्तियाँ हैं उनमें जो है हवा चलने के कारण, रगड़ के कारण या बिजली के गिरने के कारण उनमें आग लग जाती है। तो इस तरीके से अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये था, अभी कुछ समय पहले जो है अमेज़न के जंगलों में जो कि दक्षिणी अमेरिका में जो ब्राज़ील क्षेत्र है, वहाँ पर अमेज़न के बहुत घने जंगल हैं, उन जंगलों में आग लगा हुआ था पिछले कई महीनों से। तो इस तरीके से वन कटाई तो है ही है। तो इन सब से जो है, इन सब के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जिन पर, वो है सब गरीब ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि जंगल जब ख़त्म हो जाएंगे, जैव विविधता ख़त्म हो जाएगी, तो जंगल के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, जनजातियां हैं, वहाँ के जो रिजर्व लोग हैं, तो उनका जो है आजीविका का साधन छिन जाता है। और दूसरी बात, उनकी पूरी आजीविका उसी पर निर्भर होती है। आप अभी चले जाओ जंगली क्षेत्र में, हम खास करके जहाँ पर हम लोग हमारा जो है नेटिव लैंड था, जहाँ हम लोग रहा करते थे, पूरा जंगली क्षेत्र हुआ करता था किसी ज़माने में। तो वहाँ पर जो है खेतों से मतलब जंगलों से जो है जानवरों के लिए चारा मिल जाता था और वन उत्पाद मिल जाते थे। लेकिन अब जो है चूँकि अब गरीब जो पब्लिक है जो वहाँ रह रही है, जब जंगल ख़त्म हो जा रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक रोज़गार की समस्या छिनती चली जा रही है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पर जो है। और कुछ कारण प्राकृतिक जो है इसके प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे वन कटाई से बाढ़ें आती हैं, सूखा पड़ता है, गरीबों को नुकसान तो हमने पढ़ ही लिया है। तो बाढ़ और सूखा ये जो है इसकी बारंबारता, कभी बाढ़ कभी सूखा, ये और जो है अभी आजकल क्या है, पछुआ विक्षोभ की समस्या इस समय चल रही है। ये इस मौसम में जो अप्रैल के महीने में बारिश वैसे नहीं होनी चाहिए, मानसून का समय तो होता नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पछुआ विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये कुछ न कुछ प्राकृतिक असंतुलन के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। एक अधिनियम बना था, वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। तो इसको बनाने के पीछे ही कारण ये था कि जो है वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाए, संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार पर रोक और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दिया गया। किससे? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों पर रोक लगा दिया गया। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित किए गए और पशु विहार या फिर जो है अभ्यारण्य, इनकी भी स्थापना की गई। अब इस समय भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो लगभग 100+ राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे देश में। पशु विहार की अगर बात करें या वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो 500 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों के माध्यम से इनको जो है रिजर्व किया गया है और यहाँ पर मानवीय गतिविधियों को जो है कंट्रोल किया गया है, जिसकी वजह से इनमें जो है बाघ है, एक सींग वाले गैंडे हैं, ये है काला हिरण है, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी, इन सबको रक्षा प्रदान किया गया है। किसके माध्यम से? नेशनल रिजर्व या फिर जो है बायोस्फीयर रिजर्व बना करके। उसमें भी कुछ जो है कीटों को भी संरक्षित किया गया है, जैसे तितली है या ड्रैगन फ्लाई है, जैसे ये तितली, इनको भी संरक्षित करने के लिए जो है कुछ इस तरीके से राष्ट्रीय कदम उठाए गए हैं।
अब हम लोग देखेंगे सरकार और वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। तो वन कितने, इनको 3 भागों में बांटा गया है वन को। एक तो आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, और दूसरा है रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा है अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड जो है। तो आरक्षित वन जो है 50% से ज़्यादा इसकी श्रेणी में आते हैं, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाले ये सारे क्षेत्र आते हैं आरक्षित वन के अंतर्गत। और रक्षित वन जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया कुछ ज़्यादा जो है आरक्षित से, रिजर्व से ज़्यादा जो है इसको प्रोटेक्ट मतलब पूरी तरीके से संरक्षित कर दिया गया है। मानवीय गतिविधियों को वहाँ पर बहुत कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे वन क्षेत्र हमारे यहाँ जो है 1/3 ही है रक्षित वन, नष्ट न हो इसलिए इनकी सुरक्षा ज़्यादा की जाती है। तो ऐसे वन है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में। और अवर्गीकृत जो जिनका अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनको वर्गीकृत नहीं किया गया है, ये इसमें अन्य सभी प्रकार के वन आते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे किसान भाई लोग क्या करते हैं कि अपने मेड़ों पर जो है वन लगा देते हैं, वृक्ष लगा देते हैं, और इसी प्रकार से जो है लोग गाँवों में वृक्ष लगा देते हैं, सड़कों को किनारे लगा देते हैं। तो ये सब क्या है, अवर्गीकृत वन है। तो इसमें ये सब व्यक्तियों और समुदायों के नियंत्रण में रहते हैं, क्योंकि और ख़ास करके मोस्टली ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अवर्गीकृत जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब बात करेंगे समुदाय और वन संरक्षण। देखो, किसी भी तरीके से अगर सरकार प्रयास कर रही है वन और वन जीव को संरक्षित करने के लिए, तो सिर्फ ये काम सरकार को संरक्षित करने से नहीं हो पाएगा। जब तक उसमें जन सहभागीदारी नहीं होगी तब तक इसको अच्छी तरीके से संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। हमारे देश में तो ऐसे काम होते रहते हैं जिसमें लोगों की सहभागिता ज़्यादा रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है। यहाँ पर गाँव के लोगों ने जो है खनन कार्य नहीं होने दिया है। गाँव के लोग जो है यहाँ पर, चूँकि सरकार खनन का कार्य करवा रही थी ठेके पर दे करके, तो यहाँ के जागरूक लोगों ने जो है इस क्षेत्र में खनन कार्य को रोका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है लोगों द्वारा। और इसके अलावा अलवर जो है वो वहाँ पर गाँव में जो है गाँव के लोगों ने मिल करके भैरव देव डाको सेंचुरी का निर्माण किया है यहाँ पर जो है, और अपने कानून बनाए हैं। शिकार जो है इसको बंद कराया है इन लोगों ने ऐसा करके। और इसके अलावा कुछ बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय सुंदर प्रयास देखने को मिल सकते हैं। ये तो मान लो आप नहीं सुने होंगे, लेकिन चिपको आंदोलन, ये तो बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाया गया एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसमें जो है क्या होता था कि उत्तराखंड के यानी पहाड़ी लोग जो क्या करते थे, जब सरकारें जो है विकास के लिए वनों का विनाश करने जाती थी, तो फिर वहाँ के लोग जो है स्थानीय नागरिक पेड़ों से चिपक जाते थे, कहते थे कि पहले हमको काटो फिर पेड़ को काटना। तो ये चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा मशहूर आंदोलनों में से एक रहा है। इसी प्रकार से बीज बचाओ आंदोलन, ये भी टिहरी में जो है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर निषेध से संबंधित था। बीज बचाओ आंदोलन यानी कि जो हमारी खेती है उसको किस तरीके से जो है हम प्राकृतिक तरीके से खेती किया जा सके, इसके लिए जो है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को निषेधित किया गया वहाँ पर जो है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे कि नर्मदा का एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट किया गया था। वहाँ पर जो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो करने वाली एक महिला थी, उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है उसका जो है विरोध किया, लेकिन अंततोगत्वा सरकार जो है जीत गई और जाकर के नर्मदा वैली परियोजना को बना दिया गया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ का पर्यावरण है, बहुत ज़्यादा उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसी के साथ बच्चों जो है ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगर ये आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसे कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन शीघ्र पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।